नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं इंग्लिश में। और रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसके पीछे थोड़ा-सा परिचय अगर हम जान लें, ये कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक तरीके से पूर्ण स्वराज की माँग उन्होंने रखे थे। तो उसी के अगले साल यानी कि सन 1930 से 26 जनवरी के दिन से 26 जनवरी 1930 से ये एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब भारत का संविधान पूरी तरीके से बन गया और 26 नवंबर सन 1949 को एक तरीके से उसको अंगीकार कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकार कर लिया गया, तो उसके बाद से इसी 26 तारीख के तर्ज पर अगले ही साल यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से जब लागू कर दिया गया, तो इसी 26 जनवरी को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब संविधान लागू नहीं होता तो उसके पहले हर साल 26 जनवरी को एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में उन्होंने शपथ ली थी। अब समझेंगे कि गणतंत्र क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, गणतंत्र या गणराज्य ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है, रेस पब्लिका शब्द से बना है। ये सरकार का एक रूप होता है। सरकार के जैसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सरकार का एक तो होता है कि सरकार जो है एक तरीके से भ्रष्ट के रूप में हो सकती है, या राजतंत्र के रूप में हो सकती है, या कभी कभी कुलीन तंत्र के रूप में हो सकती है। ऐसे ही कुछ राज्य होते हैं जो गणतंत्र होते हैं, कुछ राज्य होते हैं जो लोकतंत्र होते हैं, और कुछ राज्य होते हैं जो लोकतांत्रिक गणराज्य होते हैं, जैसे कि भारत है। भारत में गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। गणतंत्र का सीधा सा मतलब जो है कि इसमें एक तरीके से जो देश होता है उसको सार्वजनिक मामला माना जाता है। इसको किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं मानी जाती है, यानी निजी संपत्ति या निजी संस्था नहीं मानी जाती है, बल्कि ये एक तरीके से सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संस्था होती है। पूरे देश के लोग इसमें भागीदारी होते हैं, और इसमें जो सत्ता का प्राथमिक पद है वो विरासत के तरीके से नहीं होता है, बल्कि वो जनता के माध्यम से चुना जाता है। यानी कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो राजा नहीं होता है गणतंत्र में। और गणराज्य की परिभाषा अगर देखेंगे तो इसमें एक सरकार होती है और एक नागरिक निकाय होता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है। और सरकार जो है नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से करेगी, तो संविधान के माध्यम से करेगी। संविधान जिसमें विधि का एक तरीके से समुच्चय होता है, जो कि उस देश की जनता ही बनाती है। जैसे कि भारत में भारत की जनता ही मिलकर के भारत का संविधान बनाई। अगर इसको देखना चाहें तो प्रियम्बल यानी भारत की प्रस्तावना में हम इस बात को देख सकते हैं। और इसमें निर्वाचित राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और शक्तियों का पृथक्करण होता है। यानी कि जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, तीनों में शक्तियों का पृथक्करण होता है। जिस राज्य का संदर्भ संवैधानिक गणराज्य या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। जैसे लोकतंत्र भी 3 तरीके के होते हैं, एक तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी तरीके से एक प्रकार का और लोकतंत्र होता है। तो भारत जो एक तरीके से प्रतिनिधि लोकतंत्र का देश है, जबकि स्विट्ज़रलैंड देखें, स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है, तो वो डायरेक्ट लोकतंत्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2017 तक दुनिया के लगभग 206 जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को संप्रभु राज्य, 206 में से 159 राज्य जो थे वो अपने आप को रिपब्लिक घोषित किए थे। यानी कि 2017 तक देयर वर 159 कंट्रीज that were declared to themselves as a republic country. रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है, जिसमें एक निर्वाचित सरकार होती है, और निर्वाचित सरकार वाले सभी राष्ट्रों के नाम के आगे जो है एक तरीके से गणराज्य लगा होता है, जैसे भारतीय गणराज्य। और इसमें कुछ और भी चीज़ें, जैसे राज्य का प्रमुख अक्सर ये दावा करते हैं कि शासितों की सहमति से, यानी कि गणराज्य में जो होता है वो शासित होते हैं, जो शासक होते हैं वो एक तरीके से वहाँ की जनता के द्वारा चुनी गई होती हैं, उन्हीं के द्वारा शासित होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर गणराज्य एक तरीके से शो यानी दिखावे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गणराज्य शब्द का अर्थ देखें तो संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और राज्य। गण मतलब होता है जनता, और राज्य मतलब होता है रियासत या देश, यानी कि जनता का देश, उसे बोलते हैं गणराज्य।
यानी एक ऐसा देश जहाँ पर शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद आम जनता के माध्यम से चुना जाता है। यानी कोई एक तरीके से विरासत नहीं होती है या परिवार तंत्र नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर लोकतंत्र होता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो पदासीन हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व तो नहीं होता है, बल्कि जनता का प्रभुत्व होता है। और गणतंत्र का अर्थ जैसे कि पहले ही पता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। गण जिसका मतलब होता है जनता, तंत्र जिसका मतलब होता है प्रणाली, इसको बोलते हैं गणतंत्र, यानी जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली। और लोकतंत्र मतलब ये होता है, लोकतंत्र जिसको प्रजातंत्र भी बोलते हैं। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, जिसमें जनता या उसके बहुमत की इच्छा से एक शासन चलाया जाता है। और आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे देश जो हैं अपने आप को गणराज्य घोषित किए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो गणराज्य और लोकतांत्रिक दोनों हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गणराज्य हैं लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक हैं गणराज्य नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों हैं, जैसे भारत। और इसके शब्द की उत्पत्ति देखें, जो डेमोस गणराज्य की जो शब्द है वो कहाँ से आया है। जैसे कि रेस पब्लिका था, तो रेस पब्लिका शब्द कहाँ से आया है, तो ये इस शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रांस से हुई है। यानी गणराज्य शब्द की भी उत्पत्ति फ्रांस देश से मानी जाती है। इससे संबंधित दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपा था जिसको लिखे थे विवेक काटजियो। ये एक तरीके से सचिव हैं। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत की जो गणराज्य है, गणतंत्र है, लोकतंत्र, वो किस प्रकार से मजबूत हो रही है। तो इसमें बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जिसको 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकतंत्र से संबंधित प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही थी। वो बातें इसलिए कही थी क्योंकि आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो गणतंत्र से संबंधित या अपने देश से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जनवरी को यानी भारतीय प्रवासी दिवस के दिन कुछ बातें बताई थी उन्होंने। उसमें था कि लोकतंत्र का टिके रहना असंभव है, ऐसा कुछ लोग मानते थे पहले। और जब संविधान सभा की मांग भी उठ रही थी तो उस समय में भी अंग्रेज के कुछ प्राइम मिनिस्टर या कुछ अन्य पदाधिकारी थे जिनका मानना था कि भारत संविधान नहीं बना सकता है, और कुछ का ऐसा मानना था कि भारत संविधान बना भी ले तो वो लोकतंत्र के रूप में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से बात जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि भारत एक जीता जागता सशक्त और जीवंत प्रमाण पेश करता है लोकतंत्र का। और भारतीय नागरिक अपने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उचित ही गर्व महसूस करते भी हैं जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं लेकिन वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था ज़्यादा शुरुआती समय में नहीं हो पाई थी। भारत में भी जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें वयस्क मताधिकार की बात चल रही थी, जिसको गांधी जी ने भी 1929 में कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। लेकिन जब इसकी योजना प्रस्तुत की गई संविधान सभा की तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वयस्क मताधिकार किया जा सके, इसलिए एक तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद जब आम चुनाव होने लगे 1951-52 में प्रधानमंत्री के और विधायकों के, तो उन सब में आम जनता जो है पूरी वयस्क मताधिकार का अपना प्रयोग करके डाल रही थी, वोटिंग कर रही थी। उसमें महिलाएं भी थे, किसान भी थे, सभी को उसमें वोटिंग राइट मिले हुए थे। वोटिंग इसमें वयस्क मताधिकार मतलब जिसमें 18 वर्ष से अधिक के लोग होते हैं उसको वयस्क मताधिकारी बोलते हैं। तो उन सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था देखी जा सकती है, जिसमें प्रतिनिधियों के चुनाव सरकार को आकार देने का काम करती है। ऐसे में भारतीय राज्य व्यवस्था की इस खास पहलू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा आवश्यक है। यह दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और पूर्ण लोकतंत्र को देश का आधारभूत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाने जैसे जोखिम उठाने का साहस दिखाया था। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य यदि बनाया जाएगा
तो भारत बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। लेकिन भारत की मैच्योर जनता ने इसको सिद्ध कर दिया कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बने रह सकते हैं, अस्तित्व बचाए रख सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कर पाया था। और उस दौर के अधिकांश पश्चिमी राजनीति शास्त्री और ब्रिटिश नेताओं ने यह आशंका व्यक्त की थी कि अशिक्षित और गरीब आबादी वाले लोकतांत्रिक प्रणाली जो है ठीक प्रकार से पालना नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत देश की जनता ने दिखा दिया कि वो भले ही अशिक्षित हों, उनको ठीक प्रकार से शिक्षा न मिल पाई हो व्यवस्थित तरीके से, लेकिन वो अपने विवेक का प्रयोग करके सही नेता का चुनाव कर सकते हैं। और जबकि लोकतांत्रिक ढांचे को अगर देखा जाए यूरोप में, तो उसमें कई सैकड़ों साल लग गए, लेकिन भारत जो है पिछले 60-70 साल में ही एक अच्छा लोकतंत्र का एग्जाम्पल पूरे दुनिया भर में पेश कर चुका है और पेश कर भी रहा है। और महिलाओं के पास तो मताधिकार भी नहीं था पश्चिम वाले देशों में, और उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। 1918 में जाकर ब्रिटिश महिलाओं को वोटिंग राइट मिला हुआ था, और फ्रांस में ये चीज़ 1944 में जाकर के मिला था, जबकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। इंग्लैंड में भी 1688 में क्रांति हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल क्रांति हो चुकी थी, जिसको रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। फ्रांस में भी 1789 में हो गया था, लेकिन इंग्लैंड में जाकर के 1918 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, फ्रांस में 1944 में जाकर के वोटिंग राइट मिला, जबकि भारत में जैसे ही आज़ाद हुआ तो 1951-52 में पहले आम चुनाव में ही वोटिंग राइट मिल गए थे। तो ये दिखाता है कि भारत कितना अच्छा लोकतंत्र हो सकता है या है। और स्विट्ज़रलैंड में देखा जाए तो पिछले 50 साल यानी 50 साल पहले ही यह संभव हो सका कि स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिल सके। यानी 50 साल पहले का मतलब ये है कि सन 1980 में या 1970 में वहाँ पे वोटिंग राइट मिला था स्विट्ज़रलैंड में। और भारतीयों ने चीज़ दिखा दिया कि राजनीतिक परिपक्वता उनके अंदर में है, साक्षरता भले ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता जो है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो उनके अंदर में है। इवन दे आर नॉट मच मोर लिटरेट, बट दे आर वेरी मच मैच्योर इन पॉलिटिकल मैटर। और भारतीय नागरिक वर्ष 1952 में ही पहले आम चुनाव में अपनी इच्छा और अपने हितों का हिसाब जो है पूरी तरीके से दिखा दिए थे। अपनी बुद्धिमत्ता का उन्होंने प्रदर्शन भी कर दिया था कि उनकी मैच्योरिटी क्या है। उन्होंने राजनीतिक वर्ग का सही तरीके से चुनाव भी किया और सही नतीजे तक अपने आप को दिखाया भी, और अपने जो गरिमा है उसको स्वीकार भी करवाया कि वो निरक्षर भले हैं, लेकिन उनमें विवेक है इस बात का कि उनका किस व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि भारत में ऐसी कोई वाकया नहीं दिखाई देता है जैसा विगत 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में चुनाव देखने के समय मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो बहुत निचले स्तर तक राष्ट्रपति, वहाँ के जो राष्ट्रपति चुनाव के समय में बहुत निचले स्तर तक राजनीति चली गई थी। वहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीके से जो नस्लवाद है वो एकदम गहराई वाली स्थिति में आ गया था, गंदी स्थिति में आ गया था। तो ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स जो हैं, इनका वहाँ पे बहुत गंदी राजनीति चली थी। लेकिन भारत में ऐसा आमतौर पर नहीं दिखाई देता है, जैसा कि एक परिपक्व अमेरिका में उम्मीद की जाती है, लेकिन वो उसने परिपक्वता अपने 2020 के राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं दिखाई, जबकि भारत 1951 से ही अभी तक वो परिपक्वता दिखा रहा है। बाइडेन के निर्वाचन पर अंतिम जब मुहर लगी, जब जैसे जानते हैं कि 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे, पूरी तरीके से वो राष्ट्रपति घोषित किए जा चुके हैं आधिकारिक रूप से भी। तो अंतिम जब औपचारिक मुहर लगाने की प्रक्रिया जारी थी, किसी भारतीय नेता ने चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए कभी अपने समर्थकों को इस प्रकार नहीं उकसाया, किसी ने विधायिका को अपमानित नहीं किया। यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र सशक्त है और निर्वाचन आयोग को चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न कराना आता है। और अमेरिका में इसका उलट हम देख सकते हैं, वहाँ पर चुनाव प्रबंधन जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि इस तरीके से ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स जो है, इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, तो उसको वहाँ पे ध्यान दिया जाए। भारत में सत्ता हस्तांतरण जो है उसमें तेवर कभी ऐसे नहीं दिखाई दिए जैसे कि वहाँ पर दिखाई दिए। वहाँ पर जब सत्ता हस्तांतरण हुआ 20 जनवरी को, जब जो बाइडेन का शपथ समारोह हुआ, तो उसमें राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो उसमें गए ही नहीं। जबकि भारत में इस प्रकार का कोई भी केस होता है तो विपक्षी पार्टियां भी जाकर के उसमें अपना हिस्सेदारी दिखाती हैं। उन्होंने परिपक्वता वहाँ पर नहीं दिखाई, जबकि भारत में कोई भी, जैसे
जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो कांग्रेस पार्टी भी उनके एक तरीके से जलसे में आए, या कहें कि समारोह में आए, हिस्सा लिए। भारत में तल्ख चुनावी अभियान के बावजूद राजनीतिक बिरादरी परंपराओं का पालन करती हैं, और यहाँ किसी पार्टी ने चुनाव नतीजों को वैसे खारिज करने का प्रयास नहीं किया जैसे अमेरिका में किया गया। सौभाग्य से अमेरिका में भी ऐसी कोशिशें फलीभूत नहीं हो पाई, लेकिन प्रयास जारी रहा था। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि औपनिवेशिक दास्ता से आज़ादी पाना भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि इसकी अनदेखी की जाती है कि यह केवल भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता ने एशिया और अफ्रीका के तमाम गुलाम देशों को आज़ादी की राह दिखाई थी। भारत उन 9 स्वतंत्र देशों को लोकतंत्र अपनाने में प्रेरक भी बना, हालांकि उनमें से तमाम देशों के लोकतंत्र को कायम कर रखने में नाकाम रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान देख लें तो वहाँ पर भी फौजी एक तरीके से तानाशाही रहती हैं। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र वैसा नहीं है जैसा कि भारत में है। 1977 में देखें तो जो विवेक काटजू जी हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अपना ही। 1977 में मिस्र में उनकी तैनाती हुई थी, तो उसका उन्होंने अनुभव साझा किया है कि उस साल भारत में आपातकाल की भी घोषणा की गई थी, जो कि 1975 से 25 जून 1975 से 1977 तक आपातकाल लगी हुई थी। तो उसी 1977 के समय में वो मिस्र में थे। तो यह वह साल था जब आपातकाल के बाद एक लोकसभा चुनाव में इंदिरा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। मिस्र में तब सैन्य तानाशाही थी उस समय, लेकिन दिखावा लोकतंत्र का था। हालांकि मिस्र की जनता इसे फलीभूत समझती थी। निजी मुलाकात में वे अपने खुद भावनाएं व्यक्त करते थे। कई लोगों ने मुझे बताया, यानी विवेक काटजू को बताया, कि वे भारतीय लोकतंत्र के मुरीद हैं, जहां लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और इंदिरा गांधी, जो कि इतनी मजबूत सरकार 1971 में बनी थी, उसको भी बुरी तरीके से हरा दिए 1977 के चुनाव में। तमाम लोग यह भी कहते हैं कि भारत में भले ही साक्षरता बहुत अधिक ना हो, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता का स्तर काफ़ी अच्छा है। स्वतंत्रता के उपरांत शुरुआती वर्षों में भारतीय कुलीन वर्ग के एक तबके, विशेषकर जिसे पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त थी, को आशंका थी कि गरीब और अशिक्षित लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को सही प्रकार से नहीं चुन पाएंगे, तो उसमें कुछ नकारात्मक पहलुओं की तरफ वो प्रेरित न हो जाएं, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गए। हर चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आता है, तो उसमें गरीब और हाशिए पर जो भी लोग रहते हैं वो अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग करके अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन कर देते हैं। उन्होंने अपने हितों के हिसाब से अपनी पसंद और प्रतिनिधि चुने। यह बुनियादी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटेन में भारत विरोधी तमाम वर्गों को यह भी अंदेशा था कि भारत अपनी एकता कायम नहीं रख पाएगा, तो वो भी पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो गए। भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों मतलब समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ये सारी बातें को संरक्षित रखते हुए इन चुनौतियों को धाता बताया है। इससे सुनिश्चित हुआ कि भारत एक स्वतंत्र एवं समावेशी समाज बना सकता है, जो अपने सभी नागरिकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसमें सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति नए सिरे से अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वह अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा रख सके। इस लेख को लिखा था विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं विवेक काटजू जी, उन्होंने।